देखो भाई, तो पिछला लेक्चर में ये क्वेश्चन दिए थे आप लोग को कि ए से बी बना 60% यील्ड, बी से सी और डी बना 65% यील्ड और सी से ई और एफ बना x% यील्ड। तो कह रहा है कि ई का जो मोल बना वो 2 मोल बना, तो x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ये दिया हुआ था क्वेश्चन। आज ये क्वेश्चन देख लो पहले, है ना, समझना पहले। तो सबसे पहले बी निकाल लो, बी निकालने के बाद बी से सी बना, सी से ई बना, तो फिर बी से सी निकाल लो, सी से फिर किसको कैलकुलेट कर लोगे, ई को। तो पहले अपना लोगों को क्या था कि इसका मोल नहीं दिया रहता था, इसका मोल दिया हुआ रहता था। यहाँ पे इसका भी मोल दिया हुआ, इसका मोल, ये परसेंटेज यील्ड निकालना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबसे पहले क्या करो कि बी का कैलकुलेट डायरेक्ट ई का लिखते हैं, मोल ऑफ ई, मोल ऑफ ई, है ना, प्रोड्यूस कितना भाई। तो देखो पहले बी के लिए 3 मोल से 5 मोल, तो 1 मोल से 5/3 गुना 2 और क्या परसेंट यील्ड हो रहा है 60, तो 60/100, क्योंकि ये हुआ 100% के लिए, तो 1% के लिए हो जाएगा इतना बटा 100, तो 60% के लिए ये बी के लिए हुआ। अब इतना बी दिया हुआ है, अब यहां से बी से निकालेंगे 2 मोल के लिए 7 मोल, सी का निकालेंगे तो 2 मोल के लिए 7 मोल, तो 1 मोल के लिए 7/2 गुना, ठीक, इतना तो मोल हो गया। तो इतना मोल के लिए कितना था, 7/2 से गुना कर बोले क्या परसेंट था, 65/100, तो 65/100 हो गया। चलो यहाँ से बी का था, ये पूरा मिला के सी का हो गया। अब सी का इतना मोल हो गया, अब ई निकालते हैं। तो 5 मोल से 3 मोल, तो 1 मोल से कितना हो गया 3/5, क्या परसेंट यील्ड हुआ x%, तो x बटा कितना 100। अब बताओ मोल ऑफ ई कितना दिया हुआ था, तो 2 बराबर कर दो इसको, है ना, 5/3 into 2 into 60/100 into 7/2 into 65/100 into 3/5 into x/100। अब x का वैल्यू निकाल लो, आंसर ले आओ। ये आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो इधर, ये तो ए और बी मांगे, लेकिन एग्जाम में तो ये आएगा, कोई कंपाउंड दिया रहेगा उसका निकालने के लिए बोलेगा, इस तरह से कंपाउंड दिया रहेगा। Cl2 से बना, Cl2 जब KOH से रिएक्शन किया तो ये सब प्रोडक्ट बना, KCl, KClOH2। KClO को फिर किया तो 70% यील्ड किया, KClO3, KClO3 से KClO2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 ग्राम KClO4, इसका 100 ग्राम दिया हुआ है। ये 100 ग्राम बनाने के लिए कितना वेट Cl2 चाहिए। तो चलो भाई इसका वेट निकालने का है, तो मान लो कि इसका वेट दिया हुआ है x ग्राम, कितना ग्राम, x ग्राम मान के चलो। तो x ग्राम ये वेट दिया हुआ था, मोल इसका कितना दिया हुआ होगा बताओ, तो x/71 इतना मोल हो गया, ठीक, समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पे तू बताओ जरा, ये पूरा क्वेश्चन को देखे पहले ऐसे सोचो, ये दिया हुआ ये निकालना है, तो यहाँ Cl2 से क्या कॉमन कौन है, अब पहला और दूसरा में KClO, तो इससे KClO का निकालेंगे कि KCl का कि वाटर का, KClO। अब KClO से फिर अगला में KClO3 का, KClO3 से KClO4 का, बहुत आसान। 1 मोल से 1 मोल, x/71 मोल से x/71 मोल, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं इसका मोल, मोल ऑफ, जैसे ई का मोल लिखे ना, ई का मोल ही पूरा कर दिए उस तरह से, मोल ऑफ KClO4। चलो डायरेक्ट बनाते हैं। देखो पहले Cl से KClO निकालो, KClO का जितना आएगा उससे KClO3 का, KClO3 का निकालने के बाद KClO4 का। चलो देखो 1 मोल से 1 मोल, तो x/71, 1/71 मोल गुना कितना परसेंट यील्ड, तो 50/100 गुना। अब समझना, ये निकाल लिए अपना लोग KClO के लिए, KClO का इतना मोल हो गया। अब KClO का इतना मोल होने के बाद अब KClO3 का निकाल सकते, तो 3 मोल से 1 मोल, तो 1/3 मोल, अब गुना कितना 70/100, ये आ गया किसका, KClO3 का। अब चलो यहाँ से इसका निकाल, 3/4 हो जाएगा, ये डायरेक्ट 1 मोल के लिए 3/4, अब गुना कितना 60/100, 60 बटा कितना यील्डिंग था 100।
अब बताओ मोल ऑफ KClO4, तो KClO4 का वेट दिया हुआ है कितना ग्राम? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल इसका गिवन वेट बटा फार्मूला वेट KClO3 का 138.5 बराबर, ये सोल्व कर लो, 2 बार में ये कट जा रहा है, ठीक, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जा रहा है, कटने दो। अब जो है लिख दो x बटा 71 गुना 70 ये 2 है ना, एक ये 30 बार में इसको काट दो 60 को, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या भाई बताओ, ये पूरा कर कैंसिल, 70/100 इंटू 1/4 इंटू 30 बाई कितना 100, x का वैल्यू निकालिए, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा क्लोरीन का, हो जाएगा, लिखो उसको। देखो इसी तरह का क्वेश्चन और भी बनवाते हैं, हमेशा कंपाउंड का, एक कंपाउंड का दे देगा, किसी और का पूछिएगा हमेशा, ये सब ऐसा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दिया हुआ है तुमको 50% अमोनिया, फिर अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, 60% यील्ड है, ये है 4NO प्लस वाटर, ये दिया है, फिर NO जो है 40% यील्ड करता है, N2 और O2। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 4 ग्राम O2 determine the weight of hydrogen, determine the weight of hydrogen, weight of क्या हाइड्रोजन ना। तो देखो हाँ यहाँ पे, अच्छा एक बात, ऐसा क्वेश्चन में देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे, क्वेश्चन लिखा प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने जो प्रोडक्शन मैंने बना, तब बना ई की बना, ये इसका निकालने का, ये ऑक्सीजन जो है ब्रैकेट में दिया रहेगा एक्सेस में, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ये एक्सेस तो लिमिटिंग, तो उधर जो बना होगा लिमिटिंग वाला के अनुसार बना होगा, तब फिर फाइनली ऑक्सीजन का निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में 4 ग्राम O2 दिया हुआ, क्वेश्चन पूरा कितना हाइड्रोजन का जरूरत है ये पूछ रहा है, तब बताओ पहला और दूसरा में कॉमन कौन है, अमोनिया, तो अमोनिया पहले ऐसा भी कर सकते हो कि जो कॉमन पहले उसी को पता कर लो, फिर सेकंड और थर्ड में जो है NO है। अब जिसका निकालने का था और जिसका दिया हुआ, निकालने का था हाइड्रोजन को, उसको अंडरलाइन कर दो, दिया हुआ किसका O2 का। अब यही सबसे, इस रिएक्शन में ये दोनों से मतलब है, इस रिएक्शन में ये दोनों से, इस रिएक्शन में ये दोनों से। चलो हम लोग मोल ऑफ O2 डायरेक्ट लिखें, सोल्व कर दे रहे हैं, सोल्यूशन 2/3
देखो मोल ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट कहां से चलेंगे भाई, पहले हाइड्रोजन से अमोनिया 2/3 इंटू 50/100 ये हो गया अमोनिया। चलो यहाँ देखो 4/4 4 बाई क्या 4 एक 4 मोल से 4 मोल 1 मोल से 4/4 मोल। अब गुना कितना हो जाएगा 60/100 ये पूरा आ गया NO का। अब चलो NO से बनाए O2 2 मोल से 1 मोल थे 1 मोल से 1/2 इतना मोल से कितना 1/2 से गुना गुना कितना परसेंट 40%। चलो मोल ऑफ O2 कितना दिया हुआ है 4 बटा कितना जाएगा 16 गुना 32 बराबर। इधर देख लो क्या दे रहा था भाई हाइड्रोजन का कितना मोल। अच्छा एक चीज तो गलत कर दी, हाइड्रोजन का x मोल मान लो, यहाँ x मोल से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो x मोल से गुना कर दे। ये मोल माने तो मोल ही डायरेक्ट निकल जाएगा, तो इतना x इंटू 2/3 इंटू 50/100 टू 1 इंटू 60/100 इंटू 1/2 इंटू 40/100। आप x का वैल्यू निकाल लो, ये x जो आएगा वो मोल आ जाएगा। किसका मोल आ जाएगा हाइड्रोजन का। क्वेश्चन में क्या कह रहा था वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, इसलिए वेट ऑफ हाइड्रोजन कर लोगे मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट। तब हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन का तब मोल कितना x आया I इंटू हाइड्रोजन का 2। अब x जो आ जाएगा वो सोल्व करके अपना तुम बैठा दो। x का जो वैल्यू आएगा 25/8 आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 25/8 2, तो ये कर जाएगा 4 बार में 4 से 24 1 2 या है ना 4 से का कितना 24 एक आ गया 4 दूना 8 4 बजे 20 इतना ग्राम जरूरत है। ठीक आया समझ में। तो ये है परसेंटेज यील्डिंग का क्वेश्चन है, ऐसे दिया रहेगा किसी एक का निकालने के लिए कर देगा। चलो लिखो इसको जल्दी से। हो गया, तो ये आपका परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन था। चलो देखो अगला। देखो अब हम लोग इडियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इडियोमेट्री अगला चैप्टर है इडियोमेट्री। इडियोमेट्री देखो इडियोमेट्री बोला जाता है, सुनो इडियोमेट्री बोला जाता है कि वैसा मैंने स्टोइकियोमेट्री का वह ब्रांच जिसमें कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को वॉल्यूम के टर्म में एनालाइज किया जाता है। स्टोइकियोमेट्री बताए थे कि वॉल्यूम के टर्म में, वेट के टर्म में या कंसंट्रेशन के टर्म में अगर आप एनालाइज करते हैं तो उसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। वेट के टर्म में पढ़ेंगे तो उसको अपना लोग बोल देंगे क्या है
ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बताए थे आप लोग को कि उसका जो न्यूमेरिकल बनाया जाता है कॉक रूल से बनाया जाता है, उसमें परसेंटेज यील्डिंग बताया आपको, फिर ये लिमिटिंग और एक्सेस बताया, फिर सक्सेसिव रिएक्शन बताया, पैरेलल रिएक्शन बताया। अब इडियोमेट्री में क्या होता है कि इडियोमेट्री बोला जाता है कि the part of stoichiometry in which chemical reaction analyze in term of volume is called idiometry। is called क्या भाई? idiometry। अब समझना पहले स्टोइचियोमेट्री का वो पार्ट जिसमें कि केमिकल रिएक्शन को एनालाइज हम लोग करते हैं, है ना, वॉल्यूम के टर्म में, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इडियोमेट्री। अब इडियोमेट्री में क्या था, थोड़ा सा इसमें ये जान लो कि जो बैलेंस फैक्टर होता है, उसमें पीवी इक्वल टू अपना लोग क्या जानते हैं? एनआरटी जानते हैं। तो अगर प्रेशर टेम्परेचर ये कांस्टेंट अगर हो तो फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तब पी कांस्टेंट टी कांस्टेंट, आर तो गैस कांस्टेंट है ही, तो इसका ये दोनों बच गया। इसका वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एन। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? तो वी को ही मोल या मोल को ही यहाँ पे वॉल्यूम माना जाता है। तो समझना पहले इडियोमेट्री में क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे इसमें जो होता है, जैसे आपको हम स्टोइचियोमेट्री जब शुरू किए थे तो उस समय भी यही एग्जांपल दिए थे, 3H2 बनाया NH3 बैलेंस कर दिए यहाँ पे ये। तो तुम सोचो जरा सा कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, ग्रेविमेट्रिक चैप्टर में जो था एनालिसिस में, इसको अपना लोग मानते थे मोल। क्या मानते थे? मोल। ये क्या है? 3 मोल। तो 1 मोल 3 मोल, अब ये कितना बना? 2 मोल। लेकिन ये इडियोमेट्री चैप्टर में इसी चीज को इडियोमेट्री ऐसे लगा देना, इन ग्रेविमेट्रिक और इन इडियोमेट्री। इडियोमेट्री में यही चीज को अपना लोग वॉल्यूम मानते हैं, 1 वॉल्यूम। भी केवल लिखो 1 वॉल्यूम को क्या लिखो? इसको क्या लिखोगे? 3 वॉल्यूम। इसको क्या लिखोगे? 2 वॉल्यूम। समझना पहले मेरा, यहां बोलते थे कि 1 मोल जब 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन किया नाइट्रोजन, तो क्या बना? 2 मोल अमोनिया या NH3। लेकिन अब इस चैप्टर में बोला जाता है कि 1 मोल, इसी चीज को मोल ना बोल के अब इसमें बोला जाएगा, हाँ हमेशा याद कर ले कि 1 मोल ना बोल के 1 वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन में मोल भी दिया तो उसको वॉल्यूम मान के बनाना शुरू करेंगे। तो 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से जब रिएक्शन किया तो 2 वॉल्यूम क्या बना? अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मिलीलीटर नहीं तो लीटर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 लीटर, जब लीटर बोल रहे हैं तो सबको लीटर में, मिलीलीटर बोल रहे हैं तो सबको मिलीलीटर में। 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्शन किया 3 लीटर हाइड्रोजन से, तो बनाया 2 लीटर अमोनिया। मतलब इसको ऐसा और करके भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर 3 लीटर और ये 2 लीटर बना। मिलीलीटर रहेगा तो मिलीलीटर बोलेंगे कि 1 मिलीलीटर नाइट्रोजन 3 मिलीलीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो 2 मिलीलीटर अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। ये इडियोमेट्री का कंसेप्ट है। और जो रूल लगा रहे थे कि इधर 1 मोल तो उधर 2 मोल, तो इधर बोलेंगे 1 मिलीलीटर तो उधर 2 मिलीलीटर, मोल ना बोल के अब वॉल्यूम का। इसमें कुछ रिएक्शन, जैसे इस चैप्टर में पढ़ने के पहले कुछ रिएक्शन है, एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक गैस, एसिडिक ऑक्साइड बोलिए या एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है या एसिडिक गैस क्या होता है? जो एसिड और एसिडिक में बहुत अंतर है।
एसिड वही होता है जिसमें कि हाइड्रोजन है या जो हाइड्रोजन लॉस करता है तो उसको एसिड जनरली बोलते हैं। लेकिन इसमें एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक गैस बोल दिया तो वैसा कंपाउंड या वैसा गैस या वैसा ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्शन करने के बाद एसिड बना देता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया एसिड। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड को अगर वाटर में डाले, वाटर के साथ बना दिया एसिड मिलकर, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है एसिड। जब तक वाटर नहीं मिलाएगा तो एक तरह से सूखा हुआ हो गया, ड्राई हो गया, तो एनहाइड्रस बोला जाता है। लेकिन जब वाटर मिल गया तो हाइड्रस बोलेंगे। तो एसिडिक ऑक्साइड किसको कहते हैं कि द कंपाउंड या ऑक्साइड बोलो, ऑक्साइड में ऑक्सीजन रहेगा, विच गिव एसिड आफ्टर रिएक्शन विथ वाटर is called एसिडिक ऑक्साइड। ध्यान समझना, वैसा कंपाउंड या वैसा ऑक्साइड जो एसिड देता हो वाटर के रिएक्शन के बाद या वाटर के रिएक्शन करने के साथ, तो उसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक गैस बोलते हैं। अब सुनना पहले, अब बात आगे सर कौन कौन ऐसा कंपाउंड जो वाटर के साथ मिलाएंगे तो एसिड देगा, है ना। तो दुनिया में जितना भी नॉन मेटल है जनरली, कुछ है छोड़कर, नॉन मेटल जो है ऑक्साइड, नॉन मेटल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब, तो बहुत नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड बनाता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड। इसका मतलब नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। तो लिख देते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड, एक चीज और जनरली लिखो, टोटल नहीं होता है, तो जनरली मतलब कुछ को छोड़कर, तो लिखेंगे जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक गैसेज। एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक गैस, याद करो, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड दिया उसको एसिडिक ऑक्साइड करेंगे तो पता चला कि कौन देता है ऑक्साइड, तो नॉन मेटल वाला। नॉन मेटल का जितना भी ऑक्साइड होगा, जैसे एग्जाम्पल तुमको हम लिख देते हैं N2O, SO2, है ना, SO3, etc कर, और भी रिएक्शन दिखाते हैं। और भी इसमें एग्जांपल तुम लोग लिख सकता है, जैसे NO2 लिख सकता है, Cl2O लिख सकता है, Cl2O3 लिख सकता है, Cl2O5 लिख सकता है, Cl2O7 लिख सकता है, ये सब लिख लो। बहुत सारा ऐसा ऑक्साइड। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। तो टोटल का टोटल क्या हो गया, नॉन मेटल। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो गया, और ये लोग को वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो एसिड देगा, इसीलिए ये लोग बोलते हैं अपना लोग क्या, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। हो गया इधर। एक चीज, रेडियोमेट्री में मोल को ही क्या मानेगा, वॉल्यूम। मोल को क्या मानेगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है।
जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक। वो एसिडिक नेचर का होता है, वाटर के साथ एसिड बना देता है, इसलिए एसिडिक नेचर का बोला जाता है। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लिख लो एग्जांपल, लिख लो उसी में ऐड कर लो। NO2 लिखा दिए, फिर लिखो N2O3, N2O3, CO2, N2O5, ये सब एग्जांपल लिख लो उसमें। ठीक, चलो अब देखो भाई जो जो एग्जांपल बताए, तो अभी हम लोग बताए, अभी आपको बताया कि वैसा ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, एसिड बनाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपना लोग, एसिड। जैसे देखो समझना पहले, सबसे पहले एग्जांपल क्या दिखाए थे, देखो SO2 वाला लिखते हैं सबसे पहले। जैसे SO2 को वाटर के साथ रिएक्शन, SO3 को वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, फिर आपको रिएक्शन है N2O3 वाटर के साथ रिएक्शन, N2O5 वाटर के साथ रिएक्शन, NO2 वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक, फिर क्या क्या था बताओ भाई, Cl2O वाटर के साथ रिएक्शन, Cl2O3 वाटर के साथ रिएक्शन, Cl2O5 वाटर के साथ रिएक्शन, और क्या था बोलो, Cl2O7 वाटर के साथ रिएक्शन, CO2 वाटर के साथ रिएक्शन। ये सब जितना भी ये कंपाउंड लिखे हैं वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड बनाएगा। अभी अगर ये अकेले है तो इसको बोलते हैं अपना लोग एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, DROUS, एसिड एनहाइड्रस बोले तो ये सब क्या हो गया, एनहाइड्रस। अब ध्यान से सुनो, ये वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ठीक जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाइड्रस। इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रस, हाइड्रस बोलेंगे। अब समझना पहले, एक और लिख देते हैं ClO3 वाटर के साथ। चलो ये सबसे ज्यादा नहीं आएगा, है ना, ध्यान देना। देखो कुछ ऐसा भी है कि आप लोग को अभी ऑक्सीडेशन स्टेप तो पढ़ा हुआ नहीं है, तो नहीं पढ़ा हुआ तो आपसे बनेगा भी नहीं, दिक्कत करेगा, एक आध दो रिएक्शन दिक्कत करेगा। लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लोगे तो फिर हम वहां पे ये थोड़ा सा समझा देंगे कि देखो ये जो बनाए थे वो कैसे बनाए थे। ऐसे डायरेक्ट बनाता है लोग, देखो H2O को इसमें जोड़ो, H2S एक हो गया, दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, क्या बन गया, H2SO3। जिसमें हाइड्रोजन था तो उसको एसिड बोलते हैं, है कि नहीं एसिड। जोड़ो इसको, H2S4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो इसको जोड़ो, H2N2O4, ठीक, H2N2O4। लेकिन H2N2O4 नहीं होता, इसका एक और ऐसे लिख सकता है, 2 2 4 कॉमन है तो 2 2 हटा तो HNO2 बनेगा। देखो तो बनेगा कि नहीं बनेगा ये पहले बता। तो ये ज्यादातर लिखा रहता है, इसको ऐसे लिख देगा, कितना HNO2 बना तो बताओ, 2 तो नहीं बनेगा। चलो यहाँ बताओ, N2O, इसको भी लिखोगे H2N2O6। इससे बढ़िया है कि 2 HNO3 लिखो, नाइट्रिक एसिड। इसको क्या पढ़ते हैं अपना लोग, नाइट्रिक एसिड, 2 मोलकुल नाइट्रिक एसिड। ये फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसे होता है। यहाँ देखो ये वाला तुम लोग अभी याद रखो, ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाएंगे, ये तुमको याद रखना है, एक और ये याद रखना है। बाकी जैसे तुमको बताएं बनाने के लिए बना दो, सब बन जाएगा। देखो ये तो बनेगा जैसे H2NO3, ये फार्मूला नहीं एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम बताया कि ऐसा फार्मूला अगर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, काहे नहीं करता, ऑक्सीडेशन नंबर जानता तो अभी तुमको पता चल जाता।
लेकिन ये चीज ऑक्सीडेशन नंबर जान जाइएगा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता कितना है। जहां जहां नाइट्रोजन रहेगा वहां ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया जाता है, जहां जहां सल्फर है सबका ऑक्सीडेशन। ये टोटल ऐसा नहीं कि तुमको बता दिए तो तुमको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे बनता है, लेकिन ये सही हो जाता है। लेकिन एक दो चीज ऐसा है जो कि अभी नहीं बनेगा, तो इसको याद रखने का तरीका देखो। ये NO2 है, एक बार ऑक्सीजन ज्यादा वाला लिख दो और एक बार ऑक्सीजन कम वाला लिख दो, ठीक, एक ज्यादा एक कम कर दो। तो चलो भाई एक बार इसको लिखते हैं, तो NO3 आ रहा था तो एक बार NO3 वाला लिखेंगे और एक बार NO4 वाला जो आ रहा वो एक बार लिखो। तो इसको ऐसे ना लिख के मतलब ऐसे लिख देते हैं कि HNO3 जो था ये संभव नहीं है, तो इसमें बनेगा क्या, तो देख HNO3 और एक बार ये ज्यादा वाला लिख दे HNO4, ये दोनों बनेगा HNO3 HNO4 वाला बनेगा। आया समझ में? HNO3 और HNO2 वाला नहीं, सॉरी, एक बार यही लिख देना। देखो फिर से समझो इसको, फिर से समझना इसको, देखो बताते हैं। थोड़ा सा जगह कम रहने के कारण ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो एक बार इसी को लिख दो पहले तो H2NO3 बनेगा नहीं, ये लिख के काट दे रहे हैं तुम लोग को समझने के लिए। बनेगा क्या, एक बार इसमें H जोड़ दो HNO2 और एक बार इसे एक ज्यादा वाला बस HNO3। ये तुमको याद रखना है कि जब NO2 को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो H2NO3 ना बन के इन लोग के जैसा क्या बनता है H। तो याद कैसे रखेंगे, यहीं से एक बार NO2 को H के साथ, एक बार इसे ज्यादा। चलो बाकी जो जानता बनाते चले जाए, इसको कर दो H2Cl2, तो ये बन जाएगा HClO, क्या मोल को 2 मोल। चलो यहाँ देखो H2Cl2O4, तो इसको भी लिखो 2HClO2। अरे तो कॉमन कर लो ना भाई, यहाँ बताओ ये क्या आ जाएगा बताओ, H2Cl2O6, इसमें कॉमन 2 कर लो, 2 से भागा देते जाओ HClO3। यहाँ देखो यहाँ जगह कम हम डायरेक्ट लिख देते हैं, H2Cl2O8 होगा तो 2HClO4 होगा कॉमन। चलो ये बताओ CO2 डायरेक्ट जोड़ो H2CO3, देख लो इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। चलो ये बताओ, देखो भाई इसमें क्या होता है कि अगर इसके अनुसार लिखते थे H2Cl4 जो कि एग्जिस्ट है, इसीलिए यही दोनों तुमको अभी याद रखना है जो अभी तुम बताए। बाकी में तो जैसे जोड़ना चला। अब तुमसे बोला कि ये सब जो है एसिडिक ऑक्साइड है, तो बताओ ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो कौन एसिड बनाएगा, तो डायरेक्ट जोड़ के बना रहे हैं, कॉमन रहेगा टोटल में तो कॉमन कर देंगे। लेकिन दूसरी बात इसके बारे में अगर बोल दे कि NO2 एसिडिक ऑक्साइड है कि नहीं, तो नाइट्रोजन है एसिडिक, नाइट्रोजन में नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ऑक्साइड ये भी एसिडिक, लेकिन बनाता है कौन एसिड है, तो H2NO3 बनना चाहिए हम लोग के अनुसार, लेकिन बनता नहीं है, इस ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम। चलो यहाँ देखो इसमें बताए थे कि ऐसा वाला में याद रखने का, एक यही लिख दो HClO और एक इससे ज्यादा लिख दो HClO4, बस यही दोनों बनाता है। अब सुनो पहले सुनो ये सब एसिड बना कि नहीं बना, ठीक, तो एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन किया एसिड बनाया। ये जो है NO2, जैसे सुनो H2SO3 कब बना, जब SO2 और वाटर दोनों ऐड हुआ तब। लेकिन अब सोचो अगर इससे वाटर बाहर कर दें तो फिर बच जाएगा कि नहीं, इसमें पानी ऐड करने के बाद ही बन गया, ऐसे पानी निकाल देंगे तो यही बच जाएगा कले। लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों को जोड़ने के बाद वाटर ऐड करेंगे बाहर करेंगे तब NO2 बनेगा। असर उल्टा रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, इधर कि भाई ये टूटा तो ये वाला पार्ट बन गया, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। सर देखो इसको एक चीज और जान लो, सुनो पहले सुनो जितना भी एसिडिक
एनहाइड्रस है। एसिड एनहाइड्रस बोलते हैं या एसिडिक एनहाइड्रस बोलते हैं, दोनों बात बराबर है। एनहाइड्रस माने सूखा, हाइड्रस माने पानी के साथ, तो वो सब हाइड्रस हो गया एक तरह से। एसिड है लेकिन एक तरह से ये सब हाइड्रस हो गया। जितना भी एसिडिक ऑक्साइड है इसको एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकता है, जो कि क्या है, एनहाइड्रस। जितना भी है सब का सब अल्कली के द्वारा, अल्कली माने बेस, अच्छा वाटर के साथ मिलकर क्या बना है, एसिड। तो इसको कौन रिएक्शन कर सकता है, बेस। एसिड बेस से, बेस को एसिड से। तो अगर इसमें बेस मिला देते, रिएक्शन होते 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 बेस मिला देते, तो फिर बेस के साथ ये जो एसिड बन रहा है वो रिएक्शन कर लेता कि नहीं कर लेता। इसका मतलब ये जितना भी एसिडिक ऑक्साइड है, जितना भी एसिडिक ऑक्साइड है, वो SO2 हो, SO3 हो, N2O3 हो, CO2 हो, ClO3 हो, जितना भी है, ये लोग बेस से एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं। माने बेस जैसे मिलाएंगे बेस के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब हो जाना। इसका मतलब नोट पॉइंट में याद कर लो, ये बहुत काम देगा कि ऑल एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक क्लिक कर दो, ऑल नॉन मेटालिक एसिडिक ऑक्साइड एब्जॉर्ब या रिएक्शन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब बाई अल्कली। अल्कली का मतलब बेस, बेस के द्वारा। अब जैसे मान लो रिएक्शन बर्तन में CO2 और H2 रिएक्शन कर रहा है, या CO2 किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, या बर्तन में पहले से CO2 रखा हुआ है। अब मान लो उसमें कोई बेस मिला दिए, बेस को पहचानने का तरीका OH रहेगा उसमें। मान लो KOH या NaOH मिला दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए तो ये तो बेस हो गया, ये दोनों क्या हो गए, बेस। अब बर्तन में पहले से क्या था, CO2, जैसे ही बेस मिला है तो CO2 को क्या कर लेगा, खींच लेगा। जैसे देखो मान लो यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ, मान लो, अब वाटर को क्या करो, कोई कपड़ा गिरा दो तो पानी को एब्जॉर्ब कर, तो वैसे इसको ये जैसे ही बर्तन में जाएगा वैसे ये सब जो ऑक्साइड है ये लोग को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। तो तुमसे पूछेगा CO2 किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, बेस के द्वारा। कोई बेस में एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जांपल याद कर लेना, KOH या ज्यादातर यही दोनों बेस यूज होता है। ऐसे तो बेस दुनिया में बहुत है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ज्यादा कौन यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बोलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको एब्जॉर्ब करता है, तो याद कर ले नॉन मेटालिक है, एक ही वो याद कर पाएगा, नॉन मेटालिक एसिड को ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब नॉन मेटालिक में बहुत सारा उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। तो जनरली बुक में जो क्वेश्चन आएगा उस CO2 का आता है कि CO2 को ऑब्जर्व कौन करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा कौन ऑब्जर्व होगा, वो चॉइस रहेगा, CO2 दिया रहेगा, फिर दूसरा 4 को दे देगा, 3 को, तो CO2 हो जाएगा। ये SO2 ऑब्जर्व होगा कि नहीं इसके द्वारा, N2O3, माने ये टोटल का टोटल जितना मैं तो लिख दिए कि ऑल नॉन मेटालिक एसिडिक ऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय क्या, बेस। ठीक, ऐसे बहुत सारा है गैस जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग रिएजेंट यूज होता है। एक तरह से रिएजेंट को इसको एब्जॉर्ब करने के लिए लोग लिखो, इसको लिखो, लिख के मिटाना, तो इसको पानी पी जाते हैं। देखो भाई HCl NaOH। अच्छा एक बात बताओ कि साइड में जो हम बता रहे हैं कि कभी भी तुम लोग 9-10 में पढ़ा होगा कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये एकदम हमेशा यही याद रखना, कोई भी एसिड कोई भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और क्या बनता है, लेकिन वो एसिड होना चाहिए और वो बेस होना चाहिए। बेस का पहचान है कि OH रहेगा
एसिड का पहचान है कि H प्लस रहेगा, H माइनस। और जैसे एक एग्जांपल वो छोटा सा देखो दिए हैं कि HCl को रिएक्शन करवाओ NaOH, तो OH वाला बेस हो गया, ये एसिड हो गया, ये एसिड है और ये। अब ध्यान से सुनना क्या बनेगा। अब बात रही सर साल्ट क्या बनेगा, वाटर क्या बनेगा। सीधा जान लो कि इसका जो है H प्लस अलग करो, Cl माइनस, OH इसका अलग करो और Na, इसका निगेटिव वाला इसके इसका पॉजिटिव वाला इसका। देखो H प्लस और OH माइनस मिलेगा तब वाटर बनेगा, तब वाटर तो ये वाला बन गया, बना। और ये बताओ Cl माइनस NaCl, माइनस प्लस न्यूट्रल NaCl बन जाएगा, NaCl, इसी को साल्ट बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, साल्ट में दुनिया साल्ट कैसे पहचानेंगे, तो सीधा जाने ना उसमें H रहेगा ना उसमें OH रहेगा। इसमें H है, OH है, H और OH नहीं रहा तो साल्ट, साल्ट में H प्लस नहीं रहेगा और H माइनस नहीं रहेगा। एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ ये H, तो इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो NaCl बनाएगा और OH और H मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। इसमें अब तुम सोचो एसिड किसको कहते हैं, जिसमें H रहेगा, लेकिन इसमें H नहीं है, ये एसिड नहीं है, ये नॉन मेटल है कि नहीं। अभी अगला कुछ देर पहले बताए थे कि ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है। क्या होता है ये, अब एसिडिक किसको कहते हैं, जो वाटर के साथ मिल कर क्या बनाता है, एसिड। तो ये पहले क्या करेगा ना कि वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाएगा, अब फिर जो एसिड बनेगा वो इसके साथ रिएक्शन करके साल्ट बना देगा। फिर तो देखो पहले ही क्या करेगा, पहले ही बताओ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, लिख दिए इसको जो है वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, यहीं पे लिख देते हैं। देखो ये एसिडिक ऑक्साइड, एसिड और एसिडिक में अंतर हो गया, एसिड एकदम डायरेक्ट H लिखेगा लेकिन इसमें नहीं। तो ये पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा बताओ, और तुम लोग को अगला रिएक्शन में पहले पढ़ा चुके हैं पिछला रिएक्शन में कि H2O इसके साथ करेगा तो H2N2O4, तो कॉमन करोगे तो HNO2 बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ही बताओ। अभी दो पार्ट में टूटेगा कि नहीं, H प्लस NO2 माइनस, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलो। अब NaOH को तोड़ चुके हैं वहां, अब बताओ Na किसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये ध्यान रखना जो एसिडिक रहेगा उसका पहले एसिड बना और उस एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करा। अभी दोनों रिएक्शन करेगा, अभी दोनों रिएक्शन करेगा तो इसका प्लस वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा तो NaNO2 और H और OH मिलकर वाटर। क्या मोलक्यूल बना उससे कोई लेना देना। वैसे ये देखो ये भी एसिडिक है कि एसिड है, एसिडिक, तो फिर ये क्या करता होगा, तो पहले इसको वाटर के साथ रिएक्शन करो। जब वाटर के साथ ये सब रिएक्शन एकदम आते रहता है कॉम्पिटिशन में, वाटर के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे तो H2Cl2O4 बनेगा, तो ये भी बन जाएगा HClO2, HCl देख लो ना पिछला रिएक्शन में लिखा हुआ होगा। और इसका ClO2 अलग, H अलग, इसका OH अलग, इसका Cl, इसको तोड़ोगे तो इसका वैलेंसी बताओ, ये वाला हुआ Cl पे क्या प्लस, दो प्लस, ClO2 है तो CaClO2 का क्या लिखे, और यहाँ पे अब बताओ क्या बन जाएगा, H और इसका OH मिलके क्या बना देगा, वाटर। आंसर हो गया, और कोई टेंशन नहीं लेना। समझ में आया। इस पे देखो ClO2 माइनस और H प्लस में टूटेगा, ClO2 का एक है वैलेंसी पे, यहाँ पर एक लिख दिया, इसका वाला, इसका दो थे, इसके बगल में दो लिख। चलो ये बताओ SO2 याद करो वाटर के साथ, ये भी एसिडिक है, करेगा तो H2SO3,
3 का नहीं वैलेंसी है, तो SO3 पे कई माइनस, 2 माइनस, H पे 1 प्लस, तो SO3 का 2, कैल्शियम का भी 2, तो ये तो बन जाएगा CaSO3 ना केवल, इसका भी 2, उसका भी 2, 2 2 कर जाएगा, यहाँ पे वो H और OH मिलकर बॉन्ड बना देगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसके बाद यहाँ देखो NO2 को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो H2NO3 कोई फार्मूला नहीं होता है, बताए थे तुम्हें। तो ये 2 पार्ट का बना होता है, याद करो H कितना ऐसे बना था, 2, HNO2 एक तो HNO2 वाला, एक HNO, आप बता यहाँ NO2 माइनस में है, यहाँ NO3, तो NO2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कैल्शियम का NO2 जुड़ेगा, इसका एक वैलेंसी, कैसे पहचानते वैलेंसी, H पे 1 प्लस NO2, तो ये कैल्शियम के साथ, ये कैल्शियम जो दोनों एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, ये बेस, तो कैल्शियम NO2 का होल ट्वाइस, फिर अगर ये इससे रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस, अब प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। आंसर ये वाला पार्ट अलग से लिख सकता है तुम लोग, है ना, ये बने। तो ऐसे रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। चलो लिखो, जल्दी से लिखो, ऐसे लिखो पहले। बता रहे थे कि जितना भी कंपाउंड है, जैसे नन मेटल का ऑक्साइड जो भी है, नन मेटल का जो भी ऑक्साइड है वो क्या करता है, अल्कली मिला देंगे तो अल्कली उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। अल्कली क्या है, बेस, और एसिड, तो दोनों रिएक्शन कर लेगा, उन्हें एब्जॉर्ब करने का मतलब रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाएगा। तो कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे कंपाउंड लिख देते हैं, यूज होगा कंपाउंड्स, और यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं एब्जॉर्बर, जो एब्जॉर्ब करेगा, या एब्जॉर्ब्ड बाय, सबसे बेहतर होगा एब्जॉर्ब्ड बाय। देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, या पहला है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक एसिडिक ऑक्साइड, ये जो है, जैसे एग्जांपल इसका SO2, CO2, N2O, NO2, etc, ये सब एब्जॉर्ब होता है, इधर लिखो थोड़ा सा दूर में, एब्जॉर्ब्ड बाय, ये एब्जॉर्ब होता है बेस के थ्रू। बेस में कौन, KOH और NaOH, हालांकि और भी कोई बेस के द्वारा रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ज्यादातर यूज KOH और NaOH। अच्छा ये बताओ, बर्तन में मान लो पहले से CO2 रखा हुआ है, मान लो 10 लीटर रखा हुआ है, ऐसे सोचो, मान लो ये CO2, आई मान लो अमोनिया गैस, ये दोनों बर्तन में रखा हुआ है। अब ये CO2 और ये अमोनिया गैस है, अब इसमें KOH मिला है, KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को के अमोनिया को, CO2 को। तो मान लो कि दोनों मिलके 20 लीटर था, जिसमें से 15 लीटर CO2 था। जब KOH मिला दिए तो KOH को CO2 को टान लिया, खींच लिया, अपने एब्जॉर्ब कर लिया। जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो तुम सोचो बच क्या जाएगा, अमोनिया। तो बचेगा कितना, 5। अच्छा बोलेगा कि घट कितना गया, 15, और वो 15 किसका वॉल्यूम था, CO2 का। तो जितना घट रहा है इसका मतलब CO2 का वॉल्यूम था। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि KOH मिला है तो 10 लीटर घट गया, इसका मतलब KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, जिसके कारण वॉल्यूम घट गया। अब वो वॉल्यूम कितना घट गया, 10 लीटर, इसका मतलब CO2 का वॉल्यूम 10 लीटर। अगला देखो दूसरा, न्यूमेरिकल में ये यूज होगा कि ये किसको एब्जॉर्ब करता है, तो नहीं याद रहेगा तो बनेगा। मान लो क्वेश्चन में ऑक्सीजन गैस, क्या ये ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होता है अल्केलाइन पायरोगैल्यूल, ये कंपाउंड का नाम है जिसके द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाता है। बर्तन में अगर ऑक्सीजन है तो उसमें अल्केलाइन पायरोगैल्यूल मिला दोगे तो ऑक्सीजन को टोटल रिएक्शन कर जाएगा।
ये अल्केलाइन पायरोवेनोल का फॉर्मूला होता है ये है अल्केलाइन पायरोवेनोल। ठीक। थर्ड में ओजोन। ओजोन ओजोन को एब्जॉर्ब करता है टर्पेंटाइन TUR का टर्पेंटाइन वाई टर्पेंटाइन वाई। ये तारपिन का तेल तारपिन का तेल पेंट करने में यूज होता है ये तारपिन का टर्पेंटाइन वाई। चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ये इसको एब्जॉर्ब किया जाता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। सीधा याद कर लो KOH या NOH किसको एब्जॉर्ब करता है CO2 SO2। ये दोनों ज्यादा क्वेश्चन में आता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड जितना भी रहेगा सबको एब्जॉर्ब करता है, लेकिन क्वेश्चन में SO2 है CO2 पूछेगा CO2 एब्जॉर्ब बाय KOH या NOH SO2 के CO2 जो भी ऑक्सीजन अल्केलाइन पायरोवेनोल को पूछे अल्केलाइन पायरोवेनोल का तो बेंजीन रिंग से 3 ऑक्सीजन OH जुड़ा। ओजोन तारपिन के तेल टर्पेंटाइन ऑयल के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इतना तुमको याद रखना है। आज समझ में कि कौन किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है। अब देखो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। वॉल्यूम घट जाएगा तो न्यूमेरिकल में तुमको समझना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम घट रहा है कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ये तुमको समझना है। चलो हो गया लिखा हुआ, जल्दी लिखो। चलो भाई देखो ये सब नहीं याद रहा, सब न्यूमेरिकल नहीं बनेगा भाई। देखो अब अगला अगला क्या है, ये सब अभी बेसिक है इडियोमेट्री का। समझना पड़ेगा। देखो अब हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा जानो। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से पता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन पहचानते कैसे? तो कार्बन तो होना ही चाहिए, कार्बन के साथ साथ कम से कम कई हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन। तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्गेनिक का बात। खैर चलो, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रहता है, डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन जनरली हाइड्रोकार्बन का नाम जैसे ही लिया लोग तो समझ जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन। लेकिन मेन डिफिनेशन होता है कि कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन कम से कम एक होना चाहिए। जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। कम से कम एक हाइड्रोजन इसके साथ होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी रहे वो हाइड्रोकार्बन में गिनती आ जाता है। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट रहा तो डेरिवेटिव बोला जाता है, मतलब उसी से बनाया हुआ बोला जाता है, तो उसी से बनाया गया हुआ। तो चलो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होता है मान ले कोई भी हाइड्रोकार्बन उसमें कार्बन भी रहेगा। अब कितना कार्बन कितना
हाइड्रोजन रहेगा, ये तो हमको पता नहीं। तो माना जाता जब भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोकार्बन को जलाया गया, हाइड्रोकार्बन को किसी ऑक्सीजन के साथ मतलब 15 लीटर ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, कंबसन कराया गया, तो सीधा जान ले कि कभी भी कंबसन करवाओगे कोई भी हाइड्रोकार्बन को तो हमेशा CO2 और वाटर बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? CO2 और वाटर बनेगा, ऑलवेज एकदम। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन उसका कंबसन करवाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कोई भी चीज को जलाया जाता है, कंबसन बोला समझ जाना, ऑक्सीजन, तो CO2 बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये आपको याद रखना। अब बात है कि कितना जो भी हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कौन रहेगा? तो अब हमको पता तो नहीं है कि भाई C2H5 वाला C2H6 है कि C3H8 है कि C3H7O है, हमको तो पता है नहीं। तो जब पता नहीं है तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर लो कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला माना जाता है CXH बाई, क्या मानेंगे? मैंने कार्बन का नंबर X, हाइड्रोजन का नंबर बाई, और एक कार्बन का वैलेंसी बाई, हाइड्रोजन का वैलेंसी X। अब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए, मतलब ऑक्सीजन जैसी रहेगा समझ नहीं जल रहा हूं, क्या हो रहा है? जल रहा हूं। जब तक क्वेश्चन में ये ना कह दे कि ये वाला एक्सेस है तो इसको तब तक हम लोग लिमिटिंग मानेंगे, क्योंकि वातावरण में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज्यादा, तो ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होगा, तो कौन खत्म हो जाएगा? जल्दी जल्दी। अब ये लकड़ी को जलाना शुरू करो, ये लकड़ी को जलाना शुरू करोगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कि बोर्ड खत्म हो जाएगा जलाएंगे तो लिमिटिंग कौन हो गया? जो खत्म हो जाता है रिएक्शन के बाद। हम आप लोग को बताया थे कि रिएक्शन में जो खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो लिमिटिंग किसको मान के हमेशा चलेंगे? कब? जब तक इसको ना बोले कि लिमिटिंग है। हाँ, अगर बोल दे कि वो लिमिटिंग है तो फिर रिएक्शन। लेकिन ऐसे जनरली 90% जगह पे क्या कौन होगा? हाइड्रोकार्बन। तो ये लिमिटिंग होगा, ये एक्सेस। बनेगा क्या पहले ही बताओ? CO2 और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, CO2 और क्या? वाटर। अब बात रहा कि भाई बैलेंस कैसे करें? बहुत आसान है, जितना कार्बन इधर रहेगा उतना ही CO2 बनेगा। तो X कार्बन तो यहाँ पे X CO2, यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बनता है, तो हाइड्रोजन कितना? तो बाई बटा 2, ये बनेगा। हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस अपने मन से कर दो, इससे बैलेंस हो जाएगा। X प्लस बाई बटा 4 एकदम पक्का बैलेंस फैक्टर है। अब बात रहा कि इसको बताइए तो ये कैसे आया होगा? तो ऐसे भी सोचो जरा सा, हमको बैलेंस ना करना आता है तो न्यूमेरिकल को पॉक रूल से बनाते हैं, तो पॉक रूल से सोचो बैलेंस करना, ऐसे सोचो। तो मान के चलो ऐसे, देखो प्रूव करते हैं, प्रूव भी करके बताते हैं तुम लोग। देखो मान लो कि CXH बाई प्लस O2 रिएक्शन किया तो यहाँ पे बना CO2 प्लस H2, क्या बनाते हैं? CO2 और वाटर बना। अब हम लोग पॉक रूल लगाते हैं किस पे? ऑक्सीजन पे लगा दो। पॉक रूल किस पे? ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन पे लगाओगे, ठीक। ऐसे सोचो कि यहाँ पे नहीं कुछ है तो मान के चलो M लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? M। और इधर क्या था? X, इधर क्या था? X। इधर क्या था? बाई बटा 2 था या नहीं था? बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब सोचो जरा सा कि यहाँ पे तुम दिमाग लगाओ कि यहाँ पॉपुलर ऑक्सीजन पे लगाएगा तो 2m होगा कि नहीं? याद करो, मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू नंबर। तो बताओ भाई 2m बराबर इधर ऑक्सीजन टोटल कितना देगा? 2x प्लस बाई बटा 2 ऑक्सीजन है ना इधर, ये नहीं कि हाइड्रोजन वाला कर दो जिससे कॉमन। हाँ, अभी 2 इधर चला जाएगा, m बराबर हो जाएगा 2 गुना में भागा में हो जाएगा, तो 2x प्लस बाई बटा 2 बटा कितना? 2। तो 2 तो 1 कट जाएगा तो x बच जाएगा। आई बाई बटा 2 बटा 2 हो जाएगा तो बाई बटा 4 आ जाएगा। इससे कोई लेना देना
नहीं है कि कैसे। तो m के जगह पर क्या लगा लिख देंगे x प्लस वाई बटा 4। तो ये तुमको याद होना चाहिए हर हाल में, ऐसा समझ में। अब इसको हम रूट वाला को हटा दे रहे हैं। देखो एक चीज और मान के चलो कि ये तो हाइड्रोकार्बन, सीधा याद करो जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2O। अब ऑक्सीजन x प्लस वाई बटा 4। अगर मान लो कि इसमें ऑक्सीजन भी रहता हाइड्रोकार्बन, मान लो Z है, संख्या इसका क्या है Z, ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गए। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई रहा तो डेरिवेटिव बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन से ही बना हो। इसका अगर कंबसन करवाओगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब बनेगा तो वही चीज CO2 प्लस H2। ये XCO2, ये Y बटा 2CO2। जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2। अब ये जो बैलेंस होगा जैसे अभी प्रूव किए थे वैसे ही बैलेंस होगा, x प्लस वाई बटा 4 माइनस जेड बटा 2। इससे बैलेंस इसको करेंगे अपना। तो अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऐसे बैलेंस, ऑक्सीजन इसके साथ रहेगा तो ऐसे बैलेंस करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि C4H10 इसका कंबसन करवाए भाई, क्या करवाए कंबसन। जैसे करवाए तो क्या बना होगा CO2 और क्या बना होगा वाटर बना होगा। कार्बन कितना है तो CO2 कितना बनेगा, हाइड्रोजन कितना है 10, तो 10 का आधा करो बाई बटा 2 कितना 5। अब ऑक्सीजन अपने मन से बैलेंस करो या तो इस फार्मूला से बैलेंस करो, नहीं तो करोगे x का मान कितना 4, y का मान कितना 10 करो, वैल्यू पुट करो तो ऐसे डायरेक्ट कर लो ना। 4 दूना 8 और 5 13 है तो 13 बटा 2 आ जाएगा कि नहीं। देखो इसको प्रूव करके बताते हैं। x का वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस 10 बटा 4, 4 से 16, 26 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 13 दूना 26, 2 दूना 4, 13 बटा 2 से कर दिया। बैलेंस समझ में आया कि नहीं? तो वैसे ही एक्स वाई जेड मान लेंगे, मान बैठा है। लेकिन उधर तो वही होगा जितना CO2, जितना कार्बन का CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आ रहा है। अब ऑक्सीजन में केवल ये याद रखना कि अगर कार्बन हाइड्रोजन रहा तो x प्लस वाई बटा 4, और अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहा तो x प्लस वाई बटा 4 के साथ साथ z बटा 2 माइनस कर देंगे। ये हाइड्रोकार्बन बैलेंस करने के लिए आना चाहिए। चलो लिखो जल्दी से। अब तुम सोचो जरा सा कि अभी हम तुमको बताए कि भाई कोई हाइड्रोकार्बन है CH2, इसको x प्लस वाई बटा 4 O2 के साथ कंबसन करवाया गया तो CO2 प्लस क्या बनेगा H2O, XCO2 और y बटा 2H2 ये बनेगा। तुम सोचो जिस समय जला रहे होंगे इस हाइड्रोकार्बन को, तो जिस समय इस हाइड्रोकार्बन को जलाया जा रहा होगा तो जब बना ये हाइड्रोकार्बन तो पूरा का पूरा खत्म, तो जिस समय ये हाइड्रोकार्बन को जलाए होंगे तो ये जो वाटर होगा वो तो हीट के कारण वेपर के रूप में होगा, तो वाटर भी गैस के फॉर्म में होगा। लेकिन ये जब रिएक्शन होता होगा तो किसी कंटेनर में होता होगा, तो कंटेनर तो पैक, तो उस कंटेनर में जब ये पैक रहेगा तो समझना पहले, तो ये वाटर क्या होगा कि मान लो कि बाद में क्या होगा कि गैस के फॉर्म में है, अब बाद में क्या किया कि अब जलाने के बाद उसको ठंडा करो, मैंने एक बार जला दिए उसके बाद क्या कर दो ठंड कर दो। तो कूलिंग जब करोगे तो जिस समय कूलिंग करोगे तो वाटर जो गैस के फॉर्म में तो फिर ठंडा होकर वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब गैस के रूप में वो रहा नहीं, कब कूलिंग के बाद। तब कूलिंग के बाद वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में चेंज कर जाएगा, इसलिए वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं। समझ में आ रहा कब जब रिएक्शन के बाद कुछ बोलेगा तो, या कूलिंग के बाद, तो समझना पहले यहाँ पे। तो एक चीज और, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि रिएक्शन हुआ भाई कोई हाइड्रोकार्बन को जलाए तो CO2 और H2O बना, उसके बाद जलाने के बाद देखे कि कितना वॉल्यूम गैस का है, तब वॉल्यूम देखा गया कि भाई मान लिया जाए कि 32 मिलीलीटर है। तो वो जो 32 मिलीलीटर है ये तो पूरा, अब समझना पहले बढ़िया से,
कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में ये रिएक्शन को अपना लोग कराए तो तुम सोचो जरा सा कि जैसे ही कराया होगा तो इधर ये हाइड्रोकार्बन, उतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा है, चलो लिख ही दो, CH2 और O2। जब जलाया होगा तो CO2 और क्या बना होगा, H2। अच्छा ये बताओ, O2 भी तो जलाने के लिए यूज किया होगा। अब मान लो कि O2 यूज किया 20 मिलीलीटर। कितना मिलीलीटर? 20 मिलीलीटर। हाइड्रोकार्बन मान लो कि 12 मिलीलीटर यूज किया, तो ये तो पूरा का पूरा खत्म, 0। अब रिएक्शन के बाद पूछेगा कि कितना वॉल्यूम, रिएक्शन के क्या बाद, तो तुम सोचो जरा सा, ऐसे सोचो, एक्स था, मान लो एक्स लगा दिए, तो तुम सोचो जरा सा कि यहाँ नहीं पूछते कितना है, एक, तो एक से एक्स बना था तो 12 से 12 बनेगा, ये कितना बनेगा बोला बताओ, 12x। ठीक, और ये कितना बच गया, तब बात देखो, एक को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, जो भी चाहिए बैलेंस करोगे तो पता चलेगा। तो 12 खत्म हो गया, तो 20 माइनस 12 था कितना, 8। अब पूरे बर्तन में पूछा गैस कितना, तो ये भी गैस है, ये भी तो गैस है। ऑक्सीजन जो बच गया जलाने के बाद वो भी तो गैस के फॉर्म में रहेगा, और CO2 जो गैस बना, तो दोनों को जोड़ के ना बोलेंगे कितना गैस है बर्तन में। तो क्वेश्चन का लिटरेचर समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में जो कर रहा है, क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि हाइड्रोकार्बन था मान लो 12 मिलीलीटर, उसको जब जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मान लो 50 मिलीलीटर था या 30 मिलीलीटर, उसके प्रेजेंस में जलाए, जलाने के बाद देखें क्या भाई, जला दिए, जलाने के बाद अब गैस का वॉल्यूम मापा गया, तब देखा कि 32 मिलीलीटर। तो तुम दिमाग लगाओ, वो जो 32 मिलीलीटर था वो क्या ये हाइड्रोकार्बन वाला था कि ऑक्सीजन जो बच गया और CO2 जो बन गया, वो दोनों का वॉल्यूम था रिएक्शन के बाद। तो गैस का हाँ, तो गैस कौन कौन, ऑक्सीजन और CO2। हाँ, तो कौन ऑक्सीजन जो बच गया, जो कि ऑक्सीजन जो पहले से टोटल था जो बच गया जो, अब जो CO2 बना जो, वो दोनों का वॉल्यूम मिला के वो कह रहा क्वेश्चन में कितना 32 मिलीलीटर बच गया। समझ में आया बात? अब ये कितना था, ये कितना था छोड़ो, ये दोनों को मिला के वो डायरेक्ट बोल दिया कि 32 मिलीलीटर है। अब तो समझना कि रिएक्शन के बाद जैसे ही बोला ये वाला खत्म, तो रिएक्शन के बाद बोला कि 50 मिलीलीटर बचा हुआ है, अब मेजर किए तो 50 मिलीलीटर, इसका मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन बच गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वाटर को नहीं मेजर करते, क्यों? क्योंकि वाटर लिक्विड में बदल जाता है, इसलिए वो गैस के फॉर्म में रहता नहीं, तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाता है। आया समझ में? तो ऐसा न्यूमेरिकल रहेगा। अब देखो, अब इसको जलाया 32 मिलीलीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करना, अब फिर मापने के बाद माप लिया कि भाई जलने के बाद वॉल्यूम गैस का टोटल कितना आ गया, 32 मिलीलीटर। तो जो वॉल्यूम टोटल गैस का जो बोल है बार बार, वो इसका बोल रहे हैं, ये दोनों का बोल रहे हैं, ये दोनों का रिएक्शन के बाद। लेकिन रिएक्शन के पहले पूछ दे तब तो ये दोनों बनबे नहीं किया होगा, तो यही दोनों का ना वॉल्यूम। रिएक्शन के पहले बोला इसका रिएक्शन नहीं हुआ, तो ये दोनों का ना वॉल्यूम। अब सुनना पहले, तो जैसे ही रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद वॉल्यूम मापा, वॉल्यूम मापने के बाद फिर से क्या कहा कि अब इसमें हम लोग अल्कलाइन पायरोगैलोल मिला दिए, या बोल दिया टर्पेंटाइन वाइल मिला दिए, या बोल दिया KOH मिला दिए। अच्छा बताओ, KOH अगर इसमें मिला दें या टर्पेंटाइन वाइल मिला दें या इसमें अल्कलाइन पायरोगैलोल मिला दें, तो बताओ अगर मान लो इन तीनों में से कोई एक को मिलाया हो। अच्छा, अगर KOH मिलाया तो तुम सोचो रिएक्शन तो हो चुका था, वॉल्यूम माप लिए थे कि 32 मिलीलीटर है। अब जब KOH मिलाया तो KOH का काम क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करना, तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो 32 मिलीलीटर था वो CO2 के कारण भी था कि केवल ऑक्सीजन के कारण था, ऑक्सीजन और CO2 के कारण था। तो जब CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, CO2 जब एब्जॉर्ब हो जाएगा कंटेनर से, तो CO2 का तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये बताओ कि बाद में जब KOH मिला दिए उसके बाद वॉल्यूम मापेगा तो 32 से कम आएगा कि 32 से ज्यादा आएगा, कम आएगा। अब जितना CO2 था उतना तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो बचेगा इसका लोग ऑक्सीजन बच जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, टर्पेंटाइन वाइल मिला देता तो वो ओजोन को एब्जॉर्ब करता, बर्तन में ओजोन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहता तब फर्क पड़ा। वो जो जिसको एब्जॉर्ब करेगा वो रहेगा ना, उसको एब्जॉर्ब करेगा तब वॉल्यूम में चेंजेस होगा।
अच्छा, अल्कलाइन पाइरोग्लोल किसको एब्जॉर्ब करता है? O2 को। इसीलिए हम पहले लिखा दिए कि कौन किसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में बोल देगा कि जलाने के बाद मेजर किए तो इतना मिलीलीटर, उसके बाद उसमें अल्कलाइन पाइरोग्लोल मिला दिए। अब तुमको पता चलना चाहिए कि अल्कलाइन पाइरोग्लोल मिला दिया तो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या टर्पेंटाइन ऑयल मिला दिए तो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या KOH मिला दिया, NOH मिला दिया तो किसको एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से पता चल जाएगा कि किसका वॉल्यूम कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ। देखो अब समझना पहले, देखो तो ये बताओ वॉल्यूम जब KOH मिलाया तब KOH मिलाया। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय इसको जलाया होगा उस समय ये CO2 गैस के फॉर्म में होगा कि नहीं? जब जल रहा होगा तब हीट के पर, अच्छा वाटर को गर्म करते रहोगे तो लिक्विड में रहेगा कि वेपर में? वेपर में। तो ये भी गैस, वेपर का मतलब गैस, तो ये भी गैस, ये भी गैस। लेकिन अगर ठंडा कर दिए, ठंडा कर दिए थे तो वाटर के रूप में, वाटर जो है लिक्विड में बदल जाएगा, लेकिन इन्हें लिक्विड में बदलेगा, ये तो गैस गैस ही रहेगा। तो ये बताओ जब तुम ठंड कर, मैंने कूलिंग कर दिया, मैंने कूलिंग करने वाला ठंडा कर दिया, तो किसका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा? H2O का, निग्लिजिबल मानेंगे। इसका मतलब उस केस में भी वॉल्यूम घट गया। जैसे गर्म कर रहे थे तो वॉल्यूम दोनों को, E कितना बना, E कितना गैस बना, और ये कितना बच गया। इधर वाला बचेगा, उधर वाला बनेगा, तो इधर वाला I तो खत्म हो गया, लिमिट। तो ये कितना बच गया और ये दोनों कितना बना, वो टोटल वॉल्यूम था। अब टोटल वॉल्यूम था, अब कहा कि ठंडा कर दिए, तब वाटर तो गैस वाला चेंज कर जाएगा लिक्विड में। गैस का जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से वाटर का वॉल्यूम खत्म। तब इसका मतलब, और जो घट जा रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो घट रहा है उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इतना का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिकुड़ गया, मैंने घट गया, कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन दो तरह से होता होगा। कॉन्ट्रैक्शन जो होता होगा आफ्टर कूलिंग, लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर कूलिंग, या ऐसे ही याद रखो। कॉन्ट्रैक्शन जो होता होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता होगा दो कारण से होता होगा। वाटर चेंज कर गया, नहीं तो ड्यू टू क्या है, ड्यू टू contraction in volume of water, ये होता होगा कि नहीं? दूसरा जो होता होगा, क्या ऐसे लिख दो कि ड्यू टू कूलिंग, ऐसे सीधा जान, ड्यू टू क्या, कूलिंग। एक होता है ड्यू टू रिएक्शन या कंबसन। फिर से सुनो, अगर रिएक्शन होने के बाद क्वेश्चन में बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आफ्टर कूलिंग, मतलब कूलिंग के बाद ये वाला लगाएंगे रूल, नहीं बोला ये वाला रूल लगा के बनाएंगे न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहे। तो अगर कूलिंग के कारण कहा, तो किसके कारण केवल होगा? तो जितना वॉल्यूम घटेगा वो वॉल्यूम किसका होगा, किसका होगा, वाटर का। मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ क्या, H2। अच्छा ड्यू टू रिएक्शन बोला, तो रिएक्शन में देखो भाई, ये मान लो 10 लीटर, ये मान लो 15 लीटर, ये 10 लीटर ये 15 लीटर दोनों मिलाए तो 25 लीटर हो गया। अब 25 लीटर हो गया तो ये दोनों जितना बनेगा उतना में इसको घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे, मतलब इसका टोटल में ये दोनों का वॉल्यूम घटा देंगे, तो उसके कारण भी तो कमी होगा। कि ये कोई जरूरी तो नहीं है कि ये टोटल का टोटल जितना लाए, बता रहे बार बार लिमिटिंग और ये एक्सेस से ही तो बचवे करेगा, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि खत्म हो जाएगा। तो खत्म पूरा कितना मिलाए जो और कितना बना, वो दोनों में घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई
कितना बच गया। कॉन्ट्रैक्शन माने क्या, घट जाना। तो ये जो ड्यू टू रिएक्शन है, ये ड्यू टू रिएक्शन में समझेंगे क्या, द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, रिएक्टेंट माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, लेकिन गैसेस फॉर्म में, लेकिन किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो यहां पे लगा दो फॉर्मूला, ड्यू टू रिएक्शन के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा रिएक्शन के कारण वो होगा वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। फिर से समझना, कूलिंग बोल दिया तो वाटर के कारण, क्योंकि वाटर लिक्विड में बदल गया होगा, ठीक। कूलिंग में क्या होता है कि H2O जो गैस है वो कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O लिक्विड में। तो गैस तो खत्म ना हो गया ये पूरा का पूरा। तब कूलिंग जैसे ही बोला था जितना वाटर का वॉल्यूम था वो, हाँ। तो एक चीज क्वेश्चन में कह दिया कि इतना कूलिंग करने के बाद घट गया, सीधे जानेंगे कि वाटर का वॉल्यूम हो गया, क्योंकि कूलिंग के कारण वाटर ही घट रहा होगा। रिएक्शन में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो रिएक्शन में ज्यादातर इसी का निर्भर करेगा, उसका बहुत कम मिलेगा। कूलिंग का दिया तब ही लगाएंगे, नहीं कहेगा तो ये लगाएंगे। ड्यू टू रिएक्शन, ड्यू टू रिएक्शन में कॉन्ट्रैक्शन जो होगा और जितना रिएक्टेंट था कि जितना बना उसमें घटा दो अंश में। अब तुम सोचो जरा सा कि जो रिएक्टेंट का तुम वॉल्यूम बोल रहा है तो ये वॉल्यूम किसका किसका, हाइड्रोकार्बन और हम लोग आफ्टर रिएक्शन बोल रहे हैं। आफ्टर रिएक्शन कॉन्ट्रैक्शन दो तरह से, कूलिंग के कारण, रिएक्शन के कारण। तो तुम सोचो रिएक्शन के बाद, ध्यान सुनना, रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद ये तो पूरा का पूरा खत्म, नहीं तब बच क्या गया, O2 बच गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तुम सोचो जरा सा कि अब ये कितना, मान लो 15 लीटर था, तो 15 लीटर यूज ना हुआ, ई टोटल तो यूज नहीं हुआ, तो जो यूज होगा वही ना यहाँ पे जोड़ेंगे, है? जो यूज हुआ वही ना यहाँ जोड़ेंगे अपना लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा सा, कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो प्लस जितना ऑक्सीजन रिएक्शन किया मतलब जितना यूज हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर रिएक्शन माइनस आउटपुट, यूज नहीं, जो बच जाएगा वो ना होगा, जो बच जाएगा वो ना, तो O2 अन रिएक्टेड माइनस बताओ प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, यही होगा कि नहीं। H2O को क्यों बोले, H2O को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। समझ में आया, आगे का नहीं बताओ, ये थोड़ा फॉर्मूला गलत है, एक चीज इसमें सही कर लो, ऐसे भी लिखा जाएगा। देखो इसको मिटा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक, अब प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन, डायरेक्ट ऐसे लिखो, जितना O2 था क्या मिलाएंगे तो माइनस, यहां पे प्रोडक्ट में क्या होगा, ये तो जीरो, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या बना जो ना प्रोड्यूस प्लस एक वॉल्यूम ऑफ O2 भी, यहां टोटल O2 था और जो O2 बच, देखो रिएक्शन के बाद तुम माप रहा मान लो, तो जो O2 बचेगा वो भी ना मापा गया, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 क्या बोलो, अन रिएक्टेड, या इसी को बोल सकते हैं रिमेनिंग। ये फॉर्मूला, हालांकि न्यूमेरिकल बनाने वक्त ये सब यूज बहुत कम होता है, तो तुरंत समझ में आ जाए कि कौन क्या करना है। ऐसे में टोटल हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम, हाइड्रोकार्बन कौन, CHH बाई जो भी हाइड्रोकार्बन, टोटल O2 का वॉल्यूम जोड़ दिए, उसमें से घटा देना किसका वॉल्यूम, CO2 बना जो और जो बचे। तो सुनो
रिएक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वॉल्यूम में दो तरह से, ड्यू टू कूलिंग और रिएक्शन या कंबशन। कूलिंग के कारण बोल दिया कि भाई 15 मिलीलीटर घट गया, डायरेक्ट जाने वो वाटर का। अगर रिएक्शन में बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्शन, तो कैसे निकालोगे? तो टोटल रिएक्टर का माइनस टोटल प्रोडक्ट का। अब तुम सोचो रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कौन कौन आएगा? हाइड्रोकार्बन और O2। तो जितना O2 यूज किए जो और जितना हाइड्रोकार्बन लिए दोनों को जोड़ दी। अब माइनस करेंगे जो O2 बच गया था और जो CO2 बना था, वो दोनों को जोड़ देंगे और घटा देंगे इसमें। ठीक, देखो इसको, क्वेश्चन देखो। 7.5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस वाज एक्सप्लोडेड है, ये EXPLODED, एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑक्सीजन। मतलब इतना मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन कोई होगा गैस, उसको एक्सेस ऑक्सीजन में क्या किया? एक्सप्लोडेड किया। एक्सप्लोडेड का मतलब जलाया। ऑन कूलिंग, अब जलाने के बाद, तो पहले तुम जलाओ, तो जलाने के बाद ठंडा किया। अब तुम दिमाग लगाओ, ठंडा किया होगा तो वाटर का वॉल्यूम जो होगा वो घट गया होगा। अब कितना घट गया? तो वाज फाउंड टू बी अंडरगोज अ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मैंने घट गया या डिक्रीज लिखा रहेगा। डिक्रीज ऑफ कितना? 15 मिलीलीटर। तो 15 मिलीलीटर घट गया, इसका मतलब बताओ वाटर जो बना था गैस के फॉर्म में वो कितना मिलीलीटर था? 15। तो वाटर का कंप्लीट पता चल गया। अब क्वेश्चन करा, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कितना? तो तुम सोचो मोलकुलर वेट निकल जाएगा। वेपर डेंसिटी बराबर होता मोलकुलर वेट बटा 2, तो मोलकुलर वेट बराबर होता है 2 into वेपर डेंसिटी। डिटरमाइन द मोलकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखो, तो समझना पहले, सोल्व करते हैं, समझना पहले बहुत अच्छा से। देखो भाई, कोई हाइड्रोकार्बन है CHH, उसको तुम लोग को पहले बता चुके हैं, y/4 O2 के साथ रिएक्शन करवाओ, XCO2 प्लस y/2 H2O बनेगा। बैलेंस करने का कोई झंझट नहीं। अब ही जो ये बना है कि गैस है, लेकिन जब कूल कर देगा तो ये हो जाएगा वाटर, लेकिन यही वाला ना वाटर में बदल जाएगा। तो वो वॉल्यूम कितना घट गया? 15। इसका वॉल्यूम था 15। क्वेश्चन से पता चल गया। ये कितना वॉल्यूम दिया हुआ क्वेश्चन में? कितना मिलीलीटर था? ये जो था, ये ऑक्सीजन पूरा, ये क्या था? इसका वॉल्यूम नहीं दिया था, एक्सेस है, एक्सेस है। अब बताओ कि ये जो है क्वेश्चन के अनुसार ये बना कितना था? 15 मिलीलीटर। कितना मिलीलीटर था? 15 मिलीलीटर, क्योंकि वाटर कॉन्ट्रैक्ट कर गया। वाटर क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम दिमाग लगाना, ये 15 मिलीलीटर जो वॉल्यूम था, ये वाटर लिक्विड का था कि वाटर गैस का? गैस का। तो क्वेश्चन में बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कर गया 15 मिलीलीटर, इसका वही गैस बदल गया लिक्विड में, तो 15 मिलीलीटर तो गैस का था। अब तुम सोचो जरा सा क्वेश्चन में कि इसका वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है? इसका वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ 14 लिखा हुआ, द वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन 14। इसलिए इसका मोलकुलर वेट बताओ। MWT मैंने क्या? मोलकुलर वेट, या पूरा लिख दे यार। मोलकुलर वेट कितना? 2 into 14 हो जाएगा 28। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये ना मालूम था, हम करते CH4 या C2H4 का मोलकुलर वेट निकालो, तो 2 गुना कार्बन का 12 प्लस 4 गुना 1। तो चलो ये नहीं कहते कि इसका मोलकुलर वेट बताओ, तो 12 गुना x प्लस y। तो ये जो होगा 12x प्लस y बराबर 28 होगा कि नहीं? पहले ही बताओ, इक्वेशन ही फर्स्ट हुआ कि नहीं? बोलो, आया समझ में? आप चलो यहां से ध्यान देना, यहां ना कुछ तक कितना? तो 1 मोल कहो या 1 मिली। अब बताए थे यूडोमेट्री में वॉल्यूम यूज होता है, तो 1 मिलीलीटर से वाटर का मिलीलीटर बना, तो ये था कितना मिलीलीटर? तो इतना से वो कितना बनेगा? इंटू y/2। तो ये जो 15 मिलीलीटर था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं लिखते हैं? बोलो, तो ये बताओ कि क्वेश्चन के अनुसार वॉल्यूम ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होगा गैस के फॉर्म में, गैस वो हो जाएगा, ये बताओ, एक मिलीलीटर से 7/2,
तो 7.5, अब ये वॉल्यूम ही ना 15 के बराबर होगा, तो ये 15 बराबर 22/2 इंटू 7 पॉइंट कितना 5। अब ये गुना में इधर जाएगा भागा, तो 2 बार में कर जाएगा, ये कटेगा कि नहीं, तो 2 दूना 4, तो बाई का कितना आया वैल्यू 4। इक्वेशन फर्स्ट में बाई का वैल्यू रख दो, बोलो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो देखो यहाँ x बराबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 12x प्लस 4 बराबर 28, तो x बराबर 2, C2H4 इसलिए अब बताओ फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एफ मतलब, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H, x का मान रख दिए 2, y का मान बताओ कितना आया 4। आंसर कितना आसान था या नहीं था? समझ में आया? समझे? तो ये था इसका तरीका। इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, अभी बताते हैं, इसको पहले देखो। देखो इसको एक और मेथड से बना सकते हैं अपना लोग, कैसे बनाएंगे जो समझना पहले अदर मेथड। हालांकि ये भी मेथड अच्छा है, ज्यादातर पीओएससी रूल से बनाया जाए, बनाओ बेहतर है, बैलेंस करने का टेंशन भी नहीं होता। देखो अगर सेकेंड मेथड कर देना, सेकेंड मेथड याद है, देखो समझो पहले, CH प्लस O2 रिएक्शन किया, CO2 बना, H2O बना, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझना पहले, XCO2 बना होगा, ये बाई बना होगा, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, पीओएससी से बनाना है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं, समझना बहुत आसान है। तुम सोचो जरा सा कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ, 15 मिलीलीटर। समझ में आ रहा है ना कि कैसे 15 मिलीलीटर लिखे, जो कॉन्ट्रैक्ट कर गया 15 मिलीलीटर कूलिंग के बाद, तो ये, और ये दिया हुआ 7.5 मिलीलीटर, ठीक, कंप्लीट इसी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे पीओएसी रूल लगा दो ऑन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये और ये में जिसका दिया हुआ है, जिसे बना, दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, हाइड्रोजन एटम पे लगा। चलो हाइड्रोजन एटम पे लगाएंगे तो समझना, हाइड्रोजन इसमें तो है नहीं, तो रिएक्टेंट के रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए नंबर सेम। तो चलो यहाँ का हाइड्रोजन पाई गुना पूरे का मोल ना, पूरे का मोल, मोल ऑफ CXH बराबर, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 गुना मोल ऑफ वाटर। अब सुन, इस चैप्टर में बोले थे कि मोल को वॉल्यूम मानते हैं, तो जो वॉल्यूम मिलेगा वहां मोल के जगह पे पुट कर देना, तब बाई गुना इसका 7.5 बराबर 2 गुना इसका कितना 15, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, बाई का वैल्यू बाई बराबर, ऐसे भी पॉप रूल से भी बनाएंगे, और जितना भी न्यूमेरिकल है इससे भी बनाओगे तो बन जाएगा, वैसे कंपेयर करके भी बनाओगे तो बन जाएगा। अब तुम सोचो जरा सा कि बाई का वैल्यू आ गया, तो चूंकि मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू VD, मॉलिक्यूलर वेट बताओ 12x प्लस बाई बराबर आ जाएगा 2 इंटू 14, 14 था वेपर डेंसिटी, तो 12x प्लस बाई का मान 4 बराबर 24 28, तो 28, तो x बराबर 2, तो MF कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, C2H4। तो ऐसे भी बना सकता था, बना सकते थे कि नहीं? हाँ चलो देखो इसको,
देखो अगला न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन में कह रहा है 10 मिलीलीटर ऑफ गैसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओनली, ठीक, was mixed with 100 मिलीलीटर ऑफ O2, यहाँ पे O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड एक्सप्लोडेड जलाने के बाद अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, वही जिस बर्तन में कर रहा है उसका टेम्परेचर प्रेशर, एंड देन कूल किया, द वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर कूलिंग वाज 90 मिलीलीटर, वाज क्या है 90। देखो कूलिंग करने के बाद जो मिला कितना मिलीलीटर, 90 मिलीलीटर, ठीक। ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH a contraction of 20 मिलीलीटर वाज ऑब्जर्व। अब KOH मिलाया तो देखा कि वॉल्यूम 20 मिलीलीटर बच गया। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 23, फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक। अब सुनो क्या इस क्वेश्चन में, पहले तो ये सोचो कि CH/OZ क्योंकि तीनों है, प्लस O2 से रिएक्शन किया CO2 बना प्लस H2O बना, फॉर्मूला से बनाना है, ठीक। अब तुम सोचो ये था कितना मिलीलीटर, ये कितना था, अच्छा ये बताओ, ये तो लिमिटिंग मानते हैं, ये एक्सेस मानते हैं। अब तुम सुन ध्यान से सुनना पहले बात, लिमिटिंग और एक्सेस, तो तुम सोचो जरा सा कि रिएक्शन के बाद, सुनना पहले, आफ्टर एक्सप्लोशन या रिएक्शन, ध्यान से, या कंबशन, जो तुमको लिखना रहे लिखो, मैंने जलाने के बाद, जलाने के, दिमाग लगाओ, जलाएंगे ये पूरा का पूरा जल जाएगा, ये वाला बचेगा, ऐसा नहीं कि 100 का 100 यूज हो गया होगा, एक्सेस है, ये बना होगा क्योंकि कूल भी कर दिया है। क्या किया है, तब कूल करने के बाद ना वॉल्यूम मापा था 90 मिलीलीटर। अब तुम सोचो कूलिंग करने के बाद 90 है, ये नहीं कि कूल किया तो 90 घट गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि कूल किया 90 घट गया, इसका मतलब वाटर का वॉल्यूम 90 था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम लेफ्ट मैंने बच गया, कितना बच गया 90। इसका मतलब तुम सोचो CO2 जो बना, जो O2 जो बच रहा है, तो जो बच रहा है इसका मतलब रिएक्शन नहीं किया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस जो है रिएक्शन के बाद वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड, बोलो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या अनरिएक्टेड, प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या है, बोलो प्रोड्यूस, जो फिर से समझना, क्वेश्चन में कहता है कि रिएक्शन के बाद वॉल्यूम, ठंडा करने के बाद वॉल्यूम 90 मिलीलीटर बच गया, तो ठंडा करने के बाद वॉल्यूम जो बच गया वो तो O2 अनरिएक्टेड और CO2 जो रिएक्शन नहीं किया हुआ ऑक्सीजन, जो या कहो जो बच गया वो, तो नहीं जो रिएक्शन किया वही ना बचेगा, और CO2 जो बना जो। अब समझो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना बच रहा था, बराबर O2 क्या है ये O2, तो O2 रहने देते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस CO2 कितना बना जो बताओ, तो पढ़ो क्वेश्चन आगे। देन यहां से ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH यूज किया, अब कॉन्ट्रैक्शन मैंने घट गया 20 मिलीलीटर, तो KOH का काम क्या है, CO2 भी एब्जॉर्ब, तो कितना घट गया उसके कारण 20, इसका मतलब CO2 का वॉल्यूम कितना था यहाँ पर 20 मिलीलीटर क्वेश्चन के अनुसार, इसका मतलब इसका वॉल्यूम यहाँ पे कितना रखेंगे 20, तो अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितना बचा 70 हो जाएगा, बताओ प्लस में हो जाएगा तो माइनस में तो 70 मिलीलीटर, बोलो ना। अच्छा ये जो वॉल्यूम ऑफ O2 है वो कौन वाला, बचा जो नहीं रिएक्ट किया, अनरिएक्टेड, ये क्या है वॉल्यूम है। अब तुम सोचो वॉल्यूम था O2 कितना, बच कितना गया, इसका मतलब O2 इसको जलाने में कितना यूज हुआ 30, तो 30 के अनुसार ना प्रोडक्ट वगैरह बनेगा कि 70 के अनुसार बनेगा, ये तो बच गया, ये नहीं किया रिएक्शन, अनरिएक्टेड यहाँ बच गया मतलब नहीं रिएक्शन किया, 30 ही मिलीलीटर किया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए
वॉल्यूम ऑफ O2 यूज या रिएक्टेड कितना 100 मिलीलीटर था, उसमें 70 मिलीलीटर बच गया, इसका मतलब कि कितना मिलीलीटर यूज हुआ 30। तो अब यहाँ 100 ना लिख के अब कैसे बनाएंगे 30 से, किससे बनाएंगे, तो इसको अब 100 को काट देते हैं, यहाँ पे यूज कितना हो रहा भाई, ई जिसको पता चल जाएगा ना वो तुरंत बना देगा। ये नहीं कि 1000 मिलीलीटर O2 ले लिया तो 1000 मिलीलीटर, उसमें कितना बच गया वो हटा दो, इसका मतलब उतना जितना बच गया वो तो नहीं रिएक्शन किया, और जो रिएक्शन किया होगा वो टोटल में घटा पता कर लिया। तो पहले पता क्या कर लिया भाई कि रिएक्शन कितना, रिएक्शन के बाद कितना O2 बच गया, इसका मतलब कितना रिएक्शन किया होगा वो निकाल लिया घटा कर, हो गया। अब देखो क्वेश्चन लिख लिया होगा, मिटा देते हैं क्वेश्चन आगे ऊपर, समझना पहले। अब अपना जो बहुत आसानी से, बहुत आसान है, इसमें पॉप रूल लगाओ सब बन जाएगा। क्वेश्चन लिख लिया ही है, देखो अब लिखते हैं नाउ, दिख रहा है हाँ, नाउ POAC ऑन कार्बन एटम, ध्यान से POAC ऑन क्या कार्बन एटम, समझना पहले। इधर कितना कार्बन x गुना मोल 10, डायरेक्ट लिखते हैं उतना जगह नहीं है, x इंटू 10, और भी कार्बन नहीं है इधर, उधर चलो, इधर कितना है a गुना मोल ऑफ कार्बन 20, चलो x का वैल्यू बता दो, x का वैल्यू दो, कोई टेंशन नहीं। अब अगर y का वैल्यू लाना तो x के साथ y है तो हाइड्रोजन पे पॉप रूल लगाओ, POAC ऑन हाइड्रोजन एटम, चलो इधर कितना गुना ई कितना बराबर, उधर हाइड्रोजन कितना 2 गुना बोलो मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ क्या H2, ठीक। पहले लिखो जगह करना, पहले जल्दी से लिखो, बार बार मिटाएंगे तो ठीक नहीं है, यहां से लिखो। हो गई, देखो समझना, इसके बाद ध्यान देना है। तो ये बाइक देखो, एक चीज और बताओ, वो H2O का मोल है यहाँ दिया हुआ, नहीं है तो रहने दो, मोल ऑफ H2O निकाल लो, 2 पे से 10 कट जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, बोलो भाई, तो मोल ऑफ H2O आ गया 5 पाई, याद रखना। चलो अब पॉप रूल लगाते हैं ऑक्सीजन पे, रिएक्शन देख लेना, यहाँ पे मिटा चुके हैं, ऑन ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम पे देखो, सुनो इधर ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन में था, O2 में भी था, इधर CO2 में भी और वाटर में भी था, है या नहीं, चलो इधर बताओ, ऐसे लिखते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन में कितना था जेड गुना कितना इसका था 10 ना, 10 बराबर प्लस CO2 में O2 में भी है ना 2 गुना 30, क्योंकि यूज हुआ था। हाँ बहुत अच्छा 30, क्योंकि O2 यूज हुआ जो नहीं वहां लिखेंगे, पर अब इधर CO2 में 2 गुना CO2 20 प्लस मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ क्या एक है गुना करेंगे,
आप ध्यान से सुन पहले एकदम आसान से। 10 जेड होगा प्लस 30 गुना 60 होगा 40 होगा। अब प्लस मोल ऑफ वाटर का वैल्यू बैठाते ना 5 बाई हुआ। ये 5 बाई इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा, या इसको उधर लेके चले जाओ, माइनस में हो जाएगा। 20 हो जाएगा कि नहीं पहले ही बताओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, बोलो यहाँ पे 5 बाई माइनस 10 जेड बराबर कितना 20। तो 5 कॉमन तो 2 जेड बराबर कितना 4। इक्वेशन फर्स्ट हुआ कि नहीं पहले बता। 5 का 20 कर जाएगा ना 5 कॉमन करके। अब देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। देखो इधर ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट हो गया 2 बाई माइनस 2 जेड बराबर 4। मॉलिक्यूलर वेट था दिया हुआ हाइड्रोकार्बन का CxH/O(Z) का 2 इंटू वेपर डेंसिटी 23। चलो 12x प्लस 22 प्लस 16z बराबर बोलो भाई 46। चलो x का वैल्यू कितना लाए थे अपना लोग 2, तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 22 प्लस 16z बराबर 46 माइनस इसको हम इधर लिख देते हैं 12 गुना कितना 2, तो 24 इधर लिख दें। बोलो यही ना होगा। अब क्या आ जाएगा भाई बताओ जरा। 22 प्लस 16z बराबर कितना 22। इक्वेशन ये क्या आया सेकंड। अब y और z का वैल्यू, चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या फर्स्ट माइनस सेकंड कर दे कटा। तो y और y कट जाएगा ना यार, हैं -18z इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा -18z इज इक्वल टू, बताओ इधर 4 है 22 में से 4 गया तो -18 बचेगा, कट गया। z बराबर कितना आ गया 1, और z का मान उसमें बैठा 6, इसलिए y बराबर बोलो 6। इसलिए अब फार्मूला बताओ यार। x का वैल्यू कितना लाए थे 2, h का वैल्यू कितना लाए थे, y का वैल्यू कितना आया 6, z का C2H ये आंसर। ठीक है, सुनो तुम लोग जो है RCM का इडियोमेट्री चैप्टर, RCM का इडियोमेट्री चैप्टर का पेज नंबर में हम बताते रहे हैं कि पेज नंबर इसका जो है पेज नंबर जो बहुत 66 से लेकर है 66 है, उसके बाद और पेज है तो 66 से लेकर एक नंबर से लेकर फर्स्ट नंबर से लेकर तुमको बना जाना है 10 नंबर 1 से 10 कितना पेज नंबर 66 का 1 से 10 RCM को बनाना है इडियोमेट्री चैप्टर। ठीक, ये होमवर्क रहा।